स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कौटिल्य के बारे में पढ़ा था कि कौटिल्य कौन थे। वो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 321 से 300 ईसा पूर्व, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में उन्होंने धर्म से भी ऊपर धन को रखा था, इसीलिए वो कहते थे सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थ। इसके बाद उन्होंने अपनी इस विधा को 4 भागों में बांटा था, और 4 विभागों में बांटने के पश्चात उन्होंने बताया था कि धर्म और काम से ऊपर उन्होंने अर्थ को माना था। अब हम आगे इनके विचारों की और चर्चा कर रहे हैं, और उनके विचारों में सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी अर्थ और धन की परिभाषा की। देखिए, कौटिल्य ने अपना जो ग्रंथ है उसमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में धन को परिभाषित यानी अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को अर्थ कहते हैं। यानी जो भी ह्यूमन बिहेवियर है और उसका लिविंग जो कंसेप्ट है वही अर्थ है। क्योंकि जो मानव का जो व्यवहार होता है वो मानव अपना व्यवहार धर्म से अधिक धन के लिए करता है। वो दैनिक जीवन में व्यवहार जो करता है, जीविकापार्जन के लिए जो व्यवहार करता है वो अर्थ कहलाता है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। मनुष्य से युक्त भूमि, यहाँ मनुष्य से युक्त भूमि का आशय उस उपजाऊ भूमि से है, कल्टीवेटेड एरिया से है। और उन्होंने कहा इस भूमि प्राप्ति और शरण के लिए किए जाने वाले उपायों को निरूपण करना ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, सबसे पहले मैं वापस इसको रिपीट करता हूँ। वो कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार और जीविका को अर्थ कहते हैं। यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है टूवर्ड्स लिविंग, वो सब अर्थ में ही काउंट किए जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि मनुष्ययुक्त जो भूमि है, उपजाऊ जो भूमि है, उसी का नाम अर्थ है। देखिए, उन्होंने बताया कि मनुष्य का व्यवहार और भूमि दोनों ही अर्थ है, यानी धन है। और उसके बाद उन्होंने 2 वर्ड्स को और ज़्यादा यूज़ किया है, और वो 2 वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। पहला यूज़ किया है उन्होंने वर्ड कंजर्व लैंड, और दूसरा यूज़ किया है एफर्ट टू गेट न्यू लैंड। अर्थ से आशय मनुष्य द्वारा जो उसको प्राप्त है भूमि, यानी जो उसके पास प्राप्त है, पहले से ऑलरेडी है, ही हैज़ अ लैंड, तो उसका कंजर्व करना पहला, और दूसरा नई जमीन यानी भूमि, उपजाऊ भूमि को प्राप्त करना, यही अर्थ है। उस समय में देखिए, उत्पादन के अगर सभी साधनों की बात की जाए तो उत्पादन के सभी साधनों में कोई ऐसे साधन विशेष नहीं हुआ करते थे, तो भूमि को ही उत्पादन का एक विशिष्ट साधन माना जाता था। तो वो ये कहते थे कौटिल्य की ज़मीन को प्राप्त करना यानी भूमि को बनाए रखना अपने पास, कंजर्व करना, और नई ज़मीनों को एफर्ट यानी उसको खरीदना का कार्य करना, ये अर्थशास्त्र का विषय था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो कौटिल्य के जो विचार थे वो धर्म पर अर्थ की प्रधानता को बताते हैं। उन्होंने अर्थ को सर्वोपरि माना, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो केवल धन से ही रिलेटेड नहीं था, वो बल्कि धर्म, अर्थ और काम से भी रिलेटेड था। इसीलिए उनके कई ऐसे विचार हैं जिनको हम आगे अपने इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। उसके सबसे पहले विषय सामग्री में देखेंगे हम मेन आइडियाज़, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कौटिल्यज अर्थशास्त्र। और उसके बाद हम बात करेंगे कौटिल्यज आइडियाज़ अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। देखिए, कौटिल्य के आइडियाज़ अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने अलग अलग 6 भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला है आपका आइडियाज़ ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर, आइडियाज़ अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, आइडियाज़ अबाउट इंडस्ट्री, आइडियाज़ अबाउट लेबर, आइडियाज़ अबाउट ट्रेड, आइडियाज़ अबाउट टैक्सेशन। हमने कौटिल्य के जो विचार थे यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो विचार थे उसको हमने 6 भागों में यहाँ बांटा है। पहला हमारा भाग है आइडियाज़ ऑफ कौटिल्य ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर, यानी भूमि तथा कृषि संबंधी कौटिल्य के विचार। देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भूमि के संबंध में कौटिल्य के विचार ये थे कि कंजर्व लैंड और एफर्ट टू गेट न्यू लैंड, ये 2 ऐसे कंसेप्ट हैं जो अर्थशास्त्र को बताते हैं।
और उन्होंने साथ ही में ये भी बताया कि जो भूमि होती है, भूमि को प्राप्त करना और बनाए रखना ये अर्थशास्त्र का विषय है। और ये जो भूमि हुआ करती थी, ये दो भूमि हुआ करती थी। एक तो होती थी राजा के अधीन, जैसे जिसमें सरकारी भूमि और व्यक्तिगत कृषि भूमि शामिल हुआ करती थी। इस राजकीय जो भूमि है, इस राजकीय भूमि के अनुसार मतलब कौटिल्य कहते हैं कि राजकीय भूमि पर श्रमिक, दास और बंदियों को लगाया जाता था और उनसे कार्य करवाया जाता था। जो कृषि में यानी एग्रीकल्चर में रिलेटेड जो भी यंत्र यानी टेक्निकल और टूल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते थे, वो सरकारी यानी राजा द्वारा प्रदान किए जाते थे। और ये देखा जाता था कि ये औज़ार, बैल और हल की कमी ना आए, जिससे कि कृषि रुके नहीं। और सरकारी भूमि को बटाई पर देने की व्यवस्था थी, यानी वो किसी व्यक्तिगत लोगों को भी दे देते थे। और जो कृषक अपनी ओर से बीज, बेल और औजार लाते थे, उन्हें कृषि का 1/2 भाग यानी भूमि राजा की हुआ करती थी। लेकिन अगर कोई कृषि करने वाला अपनी ओर से बीज, बेल और औजार लेके आते थे, उन्हें 1/2 यानी आधा भाग, और या तथा जैसे कई बार ऐसा होता था कि कृषि उपकरण, बीज, बेल इत्यादि सरकार लाता था और कृषि उपज का ही काम करता था, तो उन्हें 1/3 या 1/4 भाग दिया जाता था। इस प्रकार राजकीय भूमि पर श्रमिक, दास और बंदियों को कार्य लगाकर कृषि का कार्य करवाया जाता था। और कई बार उन पे कृषि और बीज, बेल लेके आने वालों को उनका आधा भाग भी दिया जाता था। साथ ही दूसरी व्यवस्था निजी कृषि फार्म की थी, जिसे हम इंडिविजुअल एग्रीकल्चर फार्म भी कहते हैं। जो कृषक अपनी निजी कृषि पर कार्य करते हैं, उन्हें अपनी कृषि उपज का 1/6 1/6 जो भाग था, वो भू राजस्व यानी कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो ये कौटिल्य के कृषि संबंधी विचार थे। और इसके अंतर्गत ये भी होता था कि इनकी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी हुआ करते थे कृषि से संबंधित, जैसे सिंचाई को बढ़ावा देना है, कृषि भूमि का विस्तार करना है यानी एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइज़र लैंड है उसको बढ़ाना है, जनपदों की स्थापना करना है। ये जनपद का स्थापना करने का मतलब होता था जो जनसंख्या को बसाते थे, जनपदों की स्थापना करते थे, कृषि कार्य करने वालों के लिए भूमि उपलब्ध कराते थे। इसके बाद हमारे कौटिल्य के संबंध में दूसरे विचार हैं इंडिया आइडियाज़ अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। इसमें राज्य द्वारा जो पशुओं की असली अच्छी नस्लें होती थी उसका उल्लेख भी किया गया है इस पुस्तक में। और राज्य द्वारा पशुपालन की सलाह भी दी जाती थी व्यक्तिगत स्तर पे और राज्य स्तर पर। जो सरकारी पशु चराते थे, जो ग्वाला हुआ करते थे, उनको सरकार के द्वारा यानी सरकार मतलब राजा के द्वारा मजदूरी दी जाती थी, पशुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। और यदि पशुओं को किसी प्रकार की क्षति या हानि पहुंचती थी, उसके संबंध में कठोर कानून की व्यवस्था भी की गई थी। अब तीसरा है आइडियाज़ अबाउट इंडस्ट्री। आइडियाज़ अबाउट इंडस्ट्री में अर्थशास्त्र में आइडियाज़ अबाउट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हमें विचार भी मिलते हैं कौटिल्य के। जैसे पहला विचार है उद्योगों की स्थापना करना, उसका संचालन करना यानी इस्टेब्लिशमेंट करना और उसको रन करना। ये आर्थिक नीति के ही इसमें आर्थिक नीति में 3 बातें समावित की गई थी। पहली थी वो थी मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए, मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए, साथ ही साथ मैक्सिमम इनकम हो यानी जो राज्य को प्राप्त हो, और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ये 3 कंसेप्ट उद्योग के संबंध में विचार थे कि उद्योग की स्थापना करने के समय अधिकतम उत्पादन, अधिकतम आय और अधिकतम जनहित में कार्य करना, ये तीनों शामिल हुआ करती थी। इनमें सबसे बड़े जो उद्योग हुआ करते थे उसमें खार, खनिजों और नमक को शामिल किया जाता था और इन्हीं पर राजकीय नियंत्रण हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के श्रम के संबंध में विचार, कौटिल्याज आइडिया अबाउट लेबर। देखिए, जिस प्रकार आधुनिक जो समय है, मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न जो टाइम चल रहा है, मॉडर्न एरा में जिस प्रकार से मजदूरी के साथ साथ आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था है, ऐसे ही बीमार होने या विपत्ति के समय अवकाश की व्यवस्था कौटिल्य के समय में की गई थी।
और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में श्रम के संबंध में एक विचार महत्वपूर्ण रूप से लिखा भी है कि जो लोग षड्यंत्र कर कारीगरों के काम का स्तर गिराएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो षड्यंत्र करेंगे और काम के स्तर को गिराएंगे, उनकी आमदनी में बाधा पहुंचाएंगे या उनके उत्पादनों की खरीद बिक्री में रोड़े डालेंगे, तो उन पर 1000 पण का जुर्माना किया जाएगा। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार एक अर्थशास्त्र विषय में कौटिल्य ने श्रम के संबंध में भी अपने अधिक महत्वपूर्ण विचार स्पष्ट किए। और कई ऐसे विचार भी अर्थशास्त्र में लिखे हैं, जैसे मजदूरी के भुगतान में आपस में जो तयशुदा मजदूरी होनी होगी, यानी जो तयशुदा मजदूरी है वो आपको देनी ही पड़ेगी और मजदूरों को उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, और मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर उस राशि का 10 गुना या 6 पण जुर्माना भी देना पड़ेगा। यदि अगर कोई व्यक्ति तयशुदा मजदूरी का भुगतान नहीं करता है तो उसे मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर उसकी राशि का 10 गुना या 6 पण जुर्माना भी देना होगा। इसी के साथ अगर कोई मजदूरी हजम कर जाता है तो उसे 5 गुना या 12 पण जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने करा था कि जो राज्य कर्मचारी होगा उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को वेतन आदि दिए जाने का प्रावधान भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में था। स्त्री श्रमिकों को जीवनोपार्जन करने हेतु उचित मजदूरी दिए जाने वाला प्रावधान भी था। और उन्होंने एक भी कहा था कि यदि राजा के कोष में कमी आएगी तो राजा की सहायता के देने योग्य लोगों को पशु और जमीन के रूप में सहायता दी जानी चाहिए। विशेष कारीगर जो है उनको सामान्य से दुगनी मजदूरी दी जानी चाहिए और अधिक काम करने को अधिक मजदूरी का भी विधान बताया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आधुनिक समय में, यानी जो मॉडर्न एरा है, उसमें भी यही चीज़ें लागू की जाती है कि राज्य कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर पति या पत्नी वेतन को दिया जाना चाहिए। जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा मेहनत दिया जाना चाहिए। जो विशेष कारीगर है उनको ज़्यादा मजदूरी दी जानी चाहिए। तो ये सारे विचार अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अभिप्रेरित है। इसके बाद 5th विचार है हमारा कौटिल्यज आइडिया अबाउट ट्रेड। देखिए, कौटिल्य के जो आइडिया थे अबाउट ट्रेड के संबंध में वो हमने यहाँ 4-5 भागों में विभाजित किया है। जैसे बिजनेस है, मनी है, मेजरमेंट है, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉफिट है। सबसे पहले व्यापार में पहला पॉइंट है हमारा क्रय विक्रय का कार्य। क्रय विक्रय का कार्य व्यापार का आधार है और यह कार्य कुछ प्रमुख लोगों की साक्षी में होने का विधान है। और वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण हुआ करता है वो खेत, बाग, तालाब, हौज, सीमाबंद आदि का मूल्य गांव के मुखिया या वयोवृद्ध अगर पुरुष है तो उसके द्वारा किया जाता था। यानी किसी भी वस्तु की अगर कीमत का निर्धारण किया जाएगा तो गांव का मुखिया करेगा या वयोवृद्ध जो पुरुष है वो उस वस्तु के क्रय विक्रय का निर्धारण करेगा, क्रय विक्रय मूल्य का। कौटिल्य के मुद्रा के संबंध में विचार थे और मुद्रा व्यवस्था के बारे में उनका कहना था कि मुद्रा जो है वो क्रय विक्रय के कार्य को सुगम बनाता है। कौटिल्य ने भी मुद्रा के 2 कार्य बताए हैं, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा रिजर्व वैल्यू, यानी धन के कोष का संग्रह। आज भी हम इन्हीं परिभाषाओं को अधिक पढ़ते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है और दूसरा धन का संग्रह है। उस वक्त कौटिल्य काल में जो प्रमाणिक मुद्रा थी वो पण था और ये जो पण हुआ करता था ये चांदी, तांबा, शीशा आदि के मिश्रण से बनाया जाता था और एक इस प्रकार की एक मुद्रा हुआ करती थी। ये स्वर्ण विनिमय मान का ही प्रारंभिक रूप था। मैं इसे बोल रहा हूँ कि गोल्ड एक्सचेंज जो मिंट हमारा गोल्ड मिंट पार पैरिटी है, स्वर्ण विनिमय मान है, उसका जो प्रारंभिक रूप यही पण था जो चांदी, तांबा और शीशा आदि से मिलकर बना था। सांकेतिक मूल्य में इसको स्वर्ण में निर्धारित किया जाता था और स्वर्ण और चांदी के लिए इसकी विनिमय दर भी निर्धारित थी। जैसे स्वर्ण या चांदी की चोरी करने पर खानों से अगर कोई स्वर्ण या चांदी की चोरी करेगा तो उसको 200 पण तथा 12 पण की दंड व्यवस्था थी। इस प्रकार से चांदी और सोने की जो विनिमय दर थी वो 200:12 हो गई, यानी 200:12 थी। यदि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि चांदी से स्वर्ण कितना वैल्यूबल हुआ करता था, यानी 200:12, यानी 200
अनुपात 12 का एक विनिमय दर लागू उस वक्त थी। इसी प्रकार माप और तोल यानी मेजरमेंट में वो कहते थे कि स्वर्ण का तोल कैसे करते थे। 10 धान्य मास बराबर 1 स्वर्ण मास, 16 स्वर्ण मास बराबर 1 स्वर्ण कर्ण, 4 स्वर्ण बराबर 1 पल, और चांदी का जो तोल हुआ करता था वो हुआ करता था 88 गौर सशर्ण, 1 रोश्याम और 16 रोश्याम बराबर 1 धर्म। तो इस प्रकार इन्होंने मुद्रा में अनुपात में भी किया था। लंबाई नापने के लिए वो यूज़ करते थे परमाणु जैसे शब्दों को, जैसे 8 परमाणु बराबर 1 रथ रेणु, 8 रथ रेणु बराबर 1 लिक्षा, 8 लिक्षा बराबर 1 युक, 8 युक बराबर 1 यव और 8 यव बराबर 1 अंगुल। इसी प्रकार वस्त्रों को नापने के लिए वो अंगुल का इस्तेमाल करते थे, तो कहते थे कि 12 अंगुल बराबर 1 वितरित, 2 वितरित बराबर 1 प्रजातत्य हस्त, 32 अंगुल बराबर 1 किशु। इसी प्रकार उन्होंने अपने बाजार संगठन और लाभ का नियम भी स्थापित किया कि बाजार लाभ के नियम के अंतर्गत जो भी स्थानीय वस्तु उपलब्ध होगी उसके क्रय पर 5% और विदेशी वस्तुओं पर के क्रय पर 10% का लाभ विधान बताया है। इसी के बाद उन्होंने कौटिल्य ने अपने व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में कौटिल्य के विचार भी दिए हैं। व्यक्तिगत संपत्ति यानी कौटिल्याज आइडियाज अबाउट पर्सनल प्रॉपर्टी, कौटिल्य आइडिया अबाउट पर्सनल प्रॉपर्टी। कौटिल्य ने अपने जो आइडियाज़ हैं उसमें सबसे पहले दिया है संपत्ति प्राप्ति के नियम, टू गेट एसेट्स, रूल ऑफ टू गेट्स एसेट्स। इसमें पहला है जैसे कि कोई जो पुरुष है और उसके पास संपत्ति और संपत्ति का कोई भी साक्षी नहीं है और लगातार वो उस पर यूज़ करता आ रहा है उस संपत्ति को, तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति की होगी चाहे उसका कोई साक्षी ना हो। दूसरा, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा भोगी जाने वाली अपनी संपत्ति का 10 वर्ष तक प्रवाह नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति है और उसकी कोई संपत्ति है जिसे दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर रहा है और उसको 10 वर्ष हो चुके हैं, तो अब उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार पूर्णतः अनियंत्रित नहीं था, उस पर सरकार के नियंत्रण का विधान था। यदि व्यक्तिगत संपत्ति यानी इंडिविजुअल अगर कोई एसेट्स है प्राप्त करने में सार्वजनिक अहित है तो राज्य संपत्ति उसको प्राप्त करने से वंचित कर सकता है। ये आज भी ये सभी नियम अभी भी लागू हैं। इनमें से ये वाला एक आप नियम देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसकी संपत्ति है और वो प्राप्त करता है और वो सार्वजनिक रूप से अहित है, यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरी जनता के लिए अगर वैल्यूएबल है तो किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के जो क्रय विक्रय का अधिकार भी व्यक्ति को नहीं था। केवल करदाता ही करदाता को भूमि बेच सकता था। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। केवल करदाता ही करदाता को भूमि बेच सकता था। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में मिली हो वह उस भूमि को केवल ऐसे ब्राह्मण को ही गिरवी रख सकता है। मृत्यु पर संपत्ति का बंटवारा जैसे नियम, यानी माता पिता दोनों केवल पिता के जीवित रहते हुए पुत्रों और पुत्रों की संपत्ति का अधिकार नहीं होता, पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति का अधिकारी माना जाता था। ये वर्तमान में भी आप देखेंगे तो ये कुछ विचार आज भी चले आ रहे हैं कि यदि माता पिता अगर जीवित हैं तो उस संपत्ति पर पुत्र का हक नहीं है, लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पुत्र संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता था कि कोई ऐसी संपत्ति थी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो जिस पर का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था और राज्य उसे अपने अधीन कर लेता था। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में भी आधुनिक विचार से मेल खाते हैं। इसके बाद है कौटिल्याज आइडिया अबाउट पब्लिक फाइनेंस।
कौटिल्य के आइडियाज़ जो थे वो पब्लिक फाइनेंस में भी थे। वो कहते थे कि राजा को राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। अल्प कोष होगा तो राजा को कष्ट भोगने चाहिए पड़ेंगे, इसलिए वो कहते थे अल्प कोशो ही राजा पोरजान पदानवे ग्रस्ते। तो वो कहते थे कि राज को कोष को बढ़ाने के लिए संपत्ति कर बढ़ाना, अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन करना, है ना, अन्न व्यापार को बढ़ाना, कर चोरी रोकना, दंड करना, सरकारी कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि को किया जाना चाहिए, जिससे कि पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त में वृद्धि हो। इसी प्रकार एक और उनका विचार था ऋण और ब्याज के संबंध में। कौटिल्यज आइडिया अबाउट लोन एंड इंटरेस्ट। वो कहते थे कि ऋणों का लेन देन का महत्व और उसके नियम को व्याख्या करते थे। वो कहते थे कि 100 पण पर एक सही 1/4 ब्याज लेना ही उन्होंने अपने द्वारा उचित ठहराया है। इसी प्रकार कौटिल्य के करारोपण के संबंध में भी विचार हैं। करारोपण में जब राजा को दिए जाने वाले अंश को, जो राजा को दिया जाता था अंश या शुल्क, उसको कर कहा जाता था। इसके लिए एक शुल्काध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती थी, जो बाह्य शुल्क यानी चुंगी, यानी अपने देश में उत्पन्न वस्तु पर चुंगी लेता था। अभ्यंतर शुल्क यानी राजधानी और दुर्ग में उत्पादित कोई भी वस्तु हो तो उस पर अभ्यंतर लिया जाता था। और आतिथ्य शुल्क भी लिया जाता था। इस प्रकार से आय की जो मदें हुआ करती थी वो भूमि कर हुआ करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स हुआ करता था, वेल्थ टैक्स था, वन उत्पादन टैक्स था, खनन कर था, नमक पर टैक्स था, कसाई खानों पर टैक्स था, वैश्य और धुतकर पर टैक्स था, कलाकार कर भी लगाया जाता था। साथ ही साथ आय करने के अलावा आय के साधनों के साथ साथ व्यय भी किया जाता था। और व्यय किन मदों पर किया जाता था? जैसे राज्य की प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय, कीमती आभूषणों पर व्यय, धार्मिक कार्य पर व्यय, कृषि उत्पादन पर व्यय, शिक्षण संस्थाओं पर व्यय, सड़कों नहरों पर व्यय, वैद्यशालाओं पर व्यय, सैनिकों पर व्यय, अन्य व्यय और श्रमिकों को भुगतान। इसी के साथ साथ आय की कुछ और मदें भी हुआ करती थी, जैसे सड़क और वाहन कर, नहर कर, आकस्मिक आयकर, खैराती कर, कानून कार्यालय आदि, ऋणों पर ब्याज। ये सभी कृषि से आय, व्यापार से आय, ये सभी आय के साधन थे और व्यय के साधन हम बता चुके हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में चाणक्य के विचार आज भी तार्किक हैं। धन्यवाद।